भाषाई मर्यादा तार तार करने वाली सियासत को आज सबसे पहले समझेंगे अपराधियों की जात पर आखिर ये कैसी राजनीति इस वक्त बिहार में हो रही है। कब कब दी गई बिहार के कोर्ट को उड़ाने की धमकी, इस क्रोनोलॉजी को भी समझेंगे। क्या धरने के चक्कर में, घेरने के चक्कर में खुद राहुल घिर गए? अब चलिए खबरों को समझते हैं जरा विस्तार से। आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब जेडीयू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर उसी भाषा में आरजेडी को दिया। दोनों ही पोस्ट में भाषाई मर्यादा जैसे तार तार होती हुई नजर आई। सवाल है कि राजनीति का ये कैसा स्तर है। दिखाकर नहीं बोल सकते, उधर दिखा। पिछले 2 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई है। सोमवार को बिहार विधान परिषद में तनातनी दिखी। मंगलवार को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू तड़ाक तक हुआ और बुधवार को ये लड़ाई सोशल मीडिया पर पहुंच गई। जहां पहले आरजेडी ने भाषाई मर्यादा को तार तार किया, तो जेडीयू की ओर से भी संयम बरतने की बजाय उसी भाषा में जवाब दिया गया। हुआ यूं कि आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। आरजेडी की ओर से लिखा गया, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। इसके बाद जेडीयू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ही आरजेडी को जवाब दिया। जेडीयू ने लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पार्टी को शब्द के इस्तेमाल सीखने की राजद को जरूरत है। सिखाने वाला अगर हरियाणा का नहीं सिखा पा रहा है तो बिहारी मॉडल तैयार है। एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर पलटवार किया। शब्दों का अगर इतना ही ताकत है तो सदन में बहस करिए, तथ्यों को रखिए, तर्क के साथ बहस करिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर बिहार की गरिमा खराब मत करिए। तो कांग्रेस के नेता आरजेडी के समर्थन में उतर आए। इससे वाहियात घटिया सरकार बिहार ने इससे पहले नहीं देखी। सवाल है कि बिहार में ये कैसी राजनीति हो रही है और अपने आचरण, भाषा और बोली से बिहार के नेता आम जन को क्या संदेश दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पोस्ट पर मर्यादा तार तार होती नजर आई और भाषाई मर्यादा जिस स्तर पर पहुंच गई, उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया कि आखिर हमारे माननीय कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्यादा तार तार करने वाली इसी सियासत को जरा समझते हैं कि किस तरीके से ये सियासत हो रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार का राजनीतिक तापमान इस वक्त चढ़ा हुआ है और बिहार के इसी राजनीतिक तापमान के चढ़े होने वाली स्थिति में देखिए 10 फरवरी को क्या हुआ। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में विधान परिषद में तू मैं हो जाती है, तू तड़ाक वाली नौबत आ जाती है। वहीं 11 फरवरी को आरजेडी और जेडीयू दोनों ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पहले आरजेडी ने पोस्ट किया। इस पोस्ट में सीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका जवाब जेडीयू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर उसी भाषा में दिया। अब दोनों ओर से क्या क्या लिखा गया वो भी समझते हैं। आरजेडी ने अपने पोस्ट में लिखा, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। जिसका जवाब देते हुए जेडीयू ने लिखा कि खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। सवालों के जरिए खबर को समझते हैं कि आखिर ये सवाल जो खड़े हुए, राजनीति की आखिर ये कैसी भाषा है।
जिस भाषा का इस्तेमाल माननीय कर रहे हैं, राजनीति का स्तर क्यों गिराया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये ऐसी भाषा आखिर क्या संदेश दे रहे हैं हमारे नेता? जनता इसलिए नेताओं को क्या चुनती है? बिहार में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर भी अब सियासत देखिए किस कदर शुरू हो गई है। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, अपने शासन में जैसा करते थे उनको वैसा ही दिखाई दे रहा है। पटना का गायघाट गंगा घाट का इलाका बुधवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब गोली चलनी बंद हुई तो जमीन पर पड़ा था कुख्यात अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या। सूर्या नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने आया था, लेकिन पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और वो सीधे एनएमसीएच के बेड पर पहुंच गया। पुलिस पर बार बार आरोप लगता है कि वो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब कार्रवाई तेज हुई तो साथ में तेज हो गई एक दूसरे तरह की सियासत, और वो है जाति की। जाति के आधार पर यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। भाई वीरेंद्र के आरोप पर एनडीए नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा, मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ न कुछ आरोप तो लगाएगा ही। जनता ने विधानसभा चुनाव में पूरी जमीन उनकी छीन ली, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। जेडीयू के श्याम रजक ने कहा, जिन लोगों ने जिंदगी भर जाति की राजनीति की वो आज भी उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। जाति की बात जो लोग करते हैं वो जाति से आज तक उबर नहीं पाए, इसीलिए वो सबसे नीचे हैं। सवाल है कि अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल सवाल इसलिए उठ रहा है कि अपराधियों की जात पर आखिर ये कैसी राजनीति करने लगे हमारे नेता, क्योंकि अपराध होता है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हम हैं कि जाति नहीं है। अब ऐसे में इस खबर को समझते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लालू परिवार की सत्ता चली गई थी। कानून व्यवस्था पर ही विपक्ष अभी सरकार को घेर रहा है। हाल के दिनों में पुलिस लगातार हाफ एनकाउंटर कर रही है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। अब अपराधियों पर कार्रवाई पर भी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। समझते हैं कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आखिर आरोप क्या है। वो कह रहे हैं कि एक जाति के अपराधी को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति के अपराधी पर ही कार्रवाई ना हो, ये कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। खबर तो समझिए। भाई वीरेंद्र के आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जब जवाब दिया गया तो क्या कहा गया? एनडीए की सरकार में अपराधी की जाति नहीं देखी जाती, अपराधी किसी भी जाति का होगा, कार्रवाई जरूर होगी। भाई वीरेंद्र के आरोप पर श्याम रजक का जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति करने वाले जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। सवालों के जरिए भी खबर को समझिए। अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति है? अपराध हो तो भी दिक्कत, अपराधी पर कार्रवाई हो तो भी परेशानी क्यों है? अब जबकि पुलिस की कार्रवाई पर जाति वाली सियासत हो रही है, ऐसे में पुलिस एनकाउंटर वाली खबर को भी समझना जरूरी है। तो एनकाउंटर से जुड़े कुछ आंकड़े भी जान लीजिए। जून 2025 11 फरवरी से लेकर 2026 यानी कि पिछले 8 महीने में 20 एनकाउंटर हुए। इसमें एक नक्सली सहित 3 अपराधी मारे गए, जबकि 18 घायल हो गए। अब कब एनकाउंटर हुआ वो भी जरा समझिए। आज के पहले 6 फरवरी को वैशाली में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सोना लूट गैंग का मास्टरमाइंड प्रिंस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 21 जनवरी 2026
मसौढ़ी, पटना के इस मसौढ़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव का हाफ एनकाउंटर किया गया। 15 जनवरी 2026 को पटना के मनेर में ही एनकाउंटर में अपराधी नीतीश यादव के पैर में गोली लगी। 11 जनवरी 2026 बाढ़ का क्षेत्र कुख्यात प्रहलाद कुमार एनकाउंटर में घायल हुआ। तारीख बदली 2 जनवरी 2026 पटना के खगौल में कुख्यात मैनेजर राय एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर 2025 बेगूसराय जिला माओवादी संगठन का जोनल सचिव ढेर किया गया। 27 दिसंबर गोपालगंज जिला थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर किया जाता है। 17 दिसंबर 2025 पिछले साल छपरा में 2 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। 10 दिसंबर 2025 पटना के जानीपुर में बैंककर्मी से रंगदारी मांगने वाले का एनकाउंटर किया गया। 16 नवंबर 2025 पटना का खुशरूपुरी का इलाका इनामी अपराधी मिथुन कुमार मुठभेड़ में घायल हुआ। 17 अगस्त 2025 पटना का आलमगंज इलाका मुठभेड़ में कुख्यात विजय सैनी के पैर में गोली लगी। 6 अगस्त 2025 को पटना के फुलवारी शरीफ में कुख्यात रोशन शर्मा के पैर में गोली लगती है। पटना का रानी तालाब क्षेत्र 13 जुलाई 2025 पिछले साल एनकाउंटर में अपराधी सूरज के पैर में गोली लगी। वहीं पटना के ही माल सलामी में 7 जुलाई 2025 को एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा को ढेर कर दिया गया। पटना के ही जेपी गंगा पथ पर 25 जून 2025 को वांटेड राजा एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में घायल हो गया। पटना के ही खुसरूपुर में 13 जून 2025 को अपराधी अंगेश कुमार को गोली लगी। दानापुर का इलाका 13 जून 2025 हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में घायल हो जाता है। 11 जून बेटा के विष्णुपुरा गांव में भागने की कोशिश के क्रम में हत्या का आरोपी ईशु कुमार के पैर में गोली लगती है। इन आंकड़ों को देखने के बाद फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति। अपराध हो तो दिक्कत, अपराधी पर कार्रवाई हो तो परेशानी क्यों है। बिहार में पटना सहित कई जिलों की कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। बड़ा सवाल यह कि आखिर कोर्ट को बार बार धमकी कौन दे रहा है और आरोपी पकड़ा कब जाएगा। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पटना का सिविल कोर्ट, गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। दरअसल पटना सिविल कोर्ट को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज को ईमेल के जरिए मिली धमकी में कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। कोर्ट कैंपस को खाली कराकर पुलिस जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया, लेकिन कोर्ट से जुड़ा मामला था, इसलिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई। हालांकि बार बार मिल रही धमकी के बाद भी आरोपी की पहचान तक नहीं होने से वकीलों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। रोड पर कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए? पटना से करीब 365 किलोमीटर दूर किशनगंज में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा रहा। ऐसी धमकी से कोर्ट के काम पर भी असर पड़ता है और दूर दराज से इंसाफ की आस में पहुंचे लोगों में निराशा दिखती है। जरूरत है धमकी के पीछे किनका हाथ है पता लगाने की, ताकि कोर्ट का काम बिना बाधा के चल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मनोज सिन्हा के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। तो बार बार मिल रही इस तरह की धमकियों के बाद से लोगों की परेशानी भी बढ़ी और सवाल लोगों के जहन में ये कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है। ऐसे में खबर तो समझिए कि बिहार के कोर्ट को उड़ाने की धमकी जो है वो कब कब दी गई, तारीख दर तारीख। 25 अप्रैल 2025, 28 अगस्त 2025, 16 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025 को ऐसी ही धमकी आती है ईमेल के जरिए। 5 दिसंबर 2025 को एक और ईमेल आ जाता है। 8 दिसंबर 2025 को भी ऐसा ही धमकी भरा मेल आता है। 15 दिसंबर 2025, ये पिछले साल के आंकड़े। अब जरा 2026 देख लीजिए। 8 जनवरी 2026 को ऐसे ही ईमेल के जरिए धमकी दी गई, कोर्ट परिसर खाली हुआ। 28 जनवरी 2026, फिर 9 फरवरी 2026 और 11 फरवरी। इसी फरवरी महीने में अब तक यानी आज की तारीख तक धमकी 2 बार दी जा चुकी है। अब ऐसे में समझते हैं कि अक्टूबर 2025 से
कोर्ट को उड़ाने की धमकी का सिलसिला देखिए किस तरीके से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया, तेज हुआ। एक साथ कई कई जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी जो है वो मिलती है। कभी पटना हाई कोर्ट को तो कभी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल जाती है। 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 4 बार पटना हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। कैसे दी जाती है कोर्ट को उड़ाने की धमकी, जरा वो भी देखिए। ज्यादातर जो है ईमेल के जरिए ये कोर्ट उड़ाने की धमकी मिलती है। किस चीज से कोर्ट उड़ाने की धमकी मिली, तो आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की बात कही गई और इसीलिए सतर्कता ज्यादा बन जाती है। धमकी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाती है। चप्पे चप्पे की जांच की जाती है, एक एक कोना तलाशा जाता है। अब तक की जांच में सारी जितनी भी धमकियां मिली वो फर्जी पाई गई। सवालों के जरिए अब इस खबर को समझते हैं, कौन देता है बार बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी। ये सवाल है, कोर्ट को उड़ाने की धमकी के पीछे आखिर मकसद क्या है? जानबूझकर प्रशासन के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? ऐसे धमकी देने वालों को क्यों पकड़ नहीं पाती है पुलिस? और ऐसे में क्या सुरक्षित हैं बिहार के कोर्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि क्या बिहार के कोर्ट में कभी कोई ऐसी घटना हुई है? अगर हुई है तो कब कब और किस स्तर की? तो आइए इसे समझते हैं। कब कब बिहार के कोर्ट दहले हैं। 15 दिसंबर 2023 को दानापुर कोर्ट कैंपस में कुख्यात अभिषेक कुमार उर्फ छोटू सरकार मारा गया, ढेर किया गया। 26 अगस्त 2023 को समस्तीपुर कोर्ट परिसर में शराब तस्कर पर फायरिंग होती है। 28 मार्च 2023 सहरसा, जहां पर जज के चैंबर के बाहर बंदी प्रभाकर पंडित की हत्या कर दी गई। 2019 में दानापुर के कोर्ट में बदमाश को भागते समय सिपाही की हत्या कर दी गई। और 2018 में सीतामढ़ी के कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की हत्या हो जाती है। मई 2017 में बेतिया में कुख्यात बबलू दुबे की हत्या हुई। 2017 में ही बाढ़ में गुड्डू सिंह की हत्या कर दी जाती है। साल 2015 आरा कोर्ट में कुख्यात लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय बम ब्लास्ट के बाद फरार हो गए और एक सिपाही की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुरक्षित है बिहार के कोर्ट? तो कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है क्या? सुरक्षा है तो आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं? इसीलिए ये सवाल उठ भी रहे हैं और सवाल उठने के बाद लोग इसका समाधान चाहते हैं बार बार, क्योंकि कार्य पर असर भी और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। संसद में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें करारा जवाब दिया। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलती को दोहरा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में देश को बेच दिया और सरेंडर कर दिया जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया और बात मनमोहन सिंह सरकार से लेकर इंदिरा सरकार और पंडित नेहरू के दौर तक पहुंच गई। कई दिनों तक बिना छपी किताब के मुद्दे पर अटके रहने के बाद बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपने विचार रखे। ये अलग बात है कि यहाँ भी वो अमेरिका से टैरिफ डील का मुद्दा ले आए और सरकार पर अजीबोगरीब आरोप लगा दिया। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। राहुल गांधी ने जैसे ही देश बेचने वाला बयान दिया, सरकार और बीजेपी की तरफ से तुरंत जोरदार पलटवार हुआ। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मामला सिर्फ वार पलटवार तक ही नहीं रुका, क्योंकि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। It is a serious breach of privilege. We are going to file
necessary notice to the honorable speaker. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। या तो एलओपी को ज्ञान नहीं है या झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। वहीं जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि केंद्र सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती। भारत माता का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। अब सवाल है, क्या देश बेचने वाला आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के मूड के खिलाफ बयान दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।